Hello students, it's Chemistry Time Learning Platform. Hi, I am Monica and today we will start our topic that is your isomerism. देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया था कि जो आपके पास आइसोमर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपके पास होता है स्टीरियो आइसोमर्स, जिसमें हमने पढ़ा था कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक को, डेट इज योर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर आपके कौन कौन से आइसोमर्स जो हमने पढ़ने हैं वो हैं, आपका फर्स्ट है आपके पास चेन आइसोमर्स, नेक्स्ट आपके पास पोजीशन आइसोमर्स, थर्ड वन इज योर फंक्शनल आइसोमर्स, फोर्थ इज योर टोटोमेरिज्म और लास्ट आपको पढ़ना है वैलेंस आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपके पार्ट्स हैं इसके ही सारे के सारे आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के पार्ट हैं। स्ट्रक्चर नाम क्यों रखा है इसका? देखो यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि उनके स्ट्रक्चर्स तो क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब ऐसे आइसोमर्स जिनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब आपने मैम ये तो बोल दिया कि स्ट्रक्चर अलग होंगे, बट किस वे से? देखिए स्टूडेंट, जहां पर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है दो आइसोमर्स का, लेकिन वहां पर कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स आर डिफरेंट, मतलब जहां से उनका कनेक्शन होगा ना एटम्स का वो अलग अलग होगा, या फिर आप कह सकते हो कि उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट होगी। ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल। तो देखिए हम कैसे पढ़ेंगे, पहले तो हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके पास स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होते हैं, विच हैव, देखो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म क्या होता है, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर but different structural arrangement of atoms, यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का मतलब क्या, उनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी। Connectivity of atoms are different. Connectivity of atoms are different. Are different within the molecule. मतलब जिस मॉलिक्यूल के अंदर आप बात करते हो, ठीक है ना, within the molecule are known as स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेन आइसोमर्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके से चीजों को पढ़ेंगे जो आप बुक्स में पढ़ते हो ना 11th स्टैंडर्ड में, क्योंकि आपका 11th स्टैंडर्ड का ही एक बेस है। तो 11th स्टैंडर्ड में जब आपकी केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज योर बेस। ठीक है, तो जो 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी वो आपकी बिल्कुल एक बेसिक है, तो एटलीस्ट आपको ये आइडिया होना जरूरी है। और एक एक चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे चेन की। ठीक है, एक एक चीज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, और उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, मेन जो आपका पार्ट इसके अंदर पूछा जाता है वो टोटोमेरिज्म से पूछा जाता है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके जो IIT नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास सबसे फर्स्ट है चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स, अब चेन से ही समझ में आ रहा होगा, जब हमने डेफिनेशन ही लिख दी कि कनेक्टिविटी एटम्स की, यानी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होने वाले हैं, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। यानी कि अगर चेन आइसोमर का मतलब क्या है कि चेन आगे यहाँ पर स्ट्रक्चर की जगह, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली, लेकिन चेन मतलब चेन में ही कनेक्टिविटी डिफरेंट हो रही है, चेन में ही स्ट्रक्चर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म लिखा हमने। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, इट अराइजेस due to the difference in the arrangement of carbon atom in chain। देखो कैसे होता है ये,
आपके पास जैसे हमने ना इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे सब चीजों को, हम एक एक चीज को, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो यहाँ पर आपको ना नेमिंग आना थोड़ा सा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप इनके जब नेम लिखते हो ना, अब देखो बेसिक है तो बिल्कुल आपको नेमिंग तो आनी चाहिए। तो उसके लिए देखो 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं, तो इसको हम लिखते हैं एन ब्यूटेन, ठीक है, एन ब्यूटेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाली जो आपके पास है, अगर मैं इसी को इस तरीके से लिख दूं, ये भी तो सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो इसका क्या होगा। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपके पास है C4 3 + 3 6 7 8 9 10 C4H10, ठीक है। इसका देखो C4H कितने हैं, 3 + 3 6 7 8 9 10। तो यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मेरे पास हो गया सेम। सबसे पहले आपको यही लिखना है जब भी आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में बात करते हो कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो इनकी अरेंजमेंट है कार्बन एटम्स की वो डिफरेंट है। देखो यहाँ पर इसकी जो कनेक्टिविटी है इस कार्बन की इस कार्बन से है, यानी कनेक्टिविटी हो गई डिफरेंट एटम्स की, है ना, विद इन द चेन, मतलब चेन के अंदर ही कनेक्टिविटी डिफरेंस हो गई एटम्स की। यहाँ पर इसका नाम होगा एन ब्यूटेन, लेकिन इसका नाम क्या है यहाँ पर, अगर 2 मिथाइल प्रोपेन, आयोपिक नेमिंग है ये 2 मिथाइल प्रोपेन। ये डिफरेंट हो गया बिल्कुल नेम, लेकिन ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन के डिफरेंट अरेंजमेंट है इन दी चेन, मतलब चेन में ही डिफरेंस आ गया कार्बन एटम की। यहाँ पर 4 कार्बन एटम की चेन है, यहाँ पर 3 कार्बन, जो प्रिंसिपल चेन है ना वो यहाँ पर 3 कार्बन एटम की बन रही है, जबकि यहाँ पर 4 कार्बन एटम की बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आइसोमर्स बनते हैं उन्हें हम चेन आइसोमर्स बोलते हैं। अगर इसका कॉमन नेम लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आ गया डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप हेक्सेन का ले लो, आप पेंटेन का ले लो। तो जिस तरीके से भी चेन का अगर आपके पास इस तरीके से अरेंजमेंट डिफरेंट आएगा तो आप वहां पर चेन आइसोमर्स लिख कर आओगे, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं ये बोलूं, मेरा क्वेश्चन अराइज होता है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म इन अल्केन अल्कीन एंड अल्काइंस, व्हाट विल बी योर आंसर। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखो, देखो यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, बेसिक है बिल्कुल। तो लिखो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म इन alkanes, alkenes and alkynes। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर क्या है ना, अब आगे हम पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में, वहां पर इनका डिफरेंस आता है, लेकिन अगर चेन आइसोमर्स है तो इनमें वो भी होगा। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं अल्केन्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्केन्स के अंदर, ठीक है, फर्स्ट। अब अल्केन्स में क्या होता है ना, देखो ध्यान से, मैंने अल्केन्स में बोला इस तरीके से, अगर मान लो मैंने ले ली कार्बन चेन इस तरीके से, आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेना, ठीक है, CH3, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ले ली कार्बन एटम की चेन 3 की, ठीक है, 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं। अगर मैं इसकी अरेंजमेंट डिफरेंट करूं कार्बन का, तो मुझे कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। किसी तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, एक ही बात है, ठीक है। यानी इस तरीके से कर सकती हूँ CH3 CH2 CH2। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप पूरी चेन का नाम लिखते हो तो एक रेगुलर पैटर्न में लिखते हो 1 2 3, यहाँ आप ऐसे तो नहीं करोगे ना 1 2 करके यहाँ पर इसका नाम लिखोगे, ऐसा तो नहीं है, ये कंटिन्यूटी में है चेन, तो ये 3 की पूरी चेन बनेगी आपकी। ये भी सेम क्या है 1 2 3, ये भी कितना है 1 2 3, तो ये प्रोपेन ही बन रहा है एक तरीके से, है ना। तो 3 में तो हमें कुछ भी इस तरीके से नजर नहीं आ रहा कि वो चेन आइसोमेरिज्म शो करे, क्योंकि देखो आप इसको 1 2 ऐसे नहीं लिखते कि 2 मिथाइल इथेन, ऐसे तो नहीं लिखते इसको, क्यों, क्योंकि रेगुलर फैशन में है ये पूरा C पूरा कार्बन। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूं C ब्यूटेन की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, ये देखो
इस तरीके से लिख दिया। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से इसको इस तरीके से लिखूं, तब मुझे एक बात बताओ, या तो आप इस कार्बन चेन को लोगे जो रेगुलर फैशन में है एक तरीके से, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, इसको लेने के बाद ये ले लो, ऐसे तो नहीं करते हम, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि इस तरीके से ले सकते हैं, या फिर इस चेन को कंसिडर कर सकते हैं जो रेगुलर है ना, प्रिंसिपल चेन। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा कि कम से कम 4 कार्बन एटम तो अल्केन में लेने पड़ेंगे मिनिमम, ताकि वो चेन आइसोमेरिज्म को शो कर सके, क्योंकि 3 में तो ये पॉसिबल ही नहीं होता, 2 में तो वैसे ही पॉसिबल नहीं होगा, 3 में भी क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि रेगुलर पैटर्न में आपकी प्रिंसिपल चेन आपको मिल जाती है, तो आप इसको यहाँ ब्रांचिंग भी करोगे तो आपको प्रोपेन ही मिलना है, तो यहाँ पर अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, क्योंकि आपको प्रोपेन सिंपल प्रोपेन ही मिलना है, ठीक है। तो दूसरा आइसोमर आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन जहां पर अगर आप बात करते हो ब्यूटेन के बारे में, तो हाँ वहां पर एक रेगुलर मुझे मिलता है, जैसे कि मेरे को ये नेमिंग डिफरेंट है, ठीक है। मतलब सिर्फ ब्यूटेन और उसके बाद जितने भी कार्बन एटम की चेन होगी वहां आपको चेन आइसोमरिज्म इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने मिलेंगे मुझे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म इज इक्वल टू 4, यानी अल्केन्स में कम से कम 4 कार्बन एटम आपको चाहिए ताकि मेरे पास चेन आइसोमेरिज्म बन सके, ठीक है, क्योंकि इनका नेमिंग ही डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, ठीक है। जैसे आप इसको एग्जांपल में लिख लेना, ओके। नेक्स्ट पढ़ना था हमें कि अल्कीन्स में कैसे होता है। अल्कीन्स में देखते हैं कितने एटम्स मुझे चाहिए, आप खुद भी बनाकर देखो और यहाँ पर मैं ब्लैक बोर्ड पे करवाती हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं लिखना चाहूँ, मुझे अल्कीन्स में देखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अल्कीन्स के अंदर कितने मिनिमम कार्बन एटम्स की जरूरत पड़ेगी वो हम देखते हैं, ठीक है। अल्कीन्स क्या होता है, जहां एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक। अब देखो यहाँ, अब एक बात ध्यान रखनी है, जब आप अल्कीन्स में चेन आइसोमेरिज्म देख रहे हो ना, वहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करें तो वहां पोजीशन आइसोमेरिज्म भी होगा, मतलब वहां पर चेन तो होगा एज वेल एज पोजीशन भी होगा। तो लेकिन हमें सिर्फ चेन पढ़ रहे हैं अब हम फिलहाल, तो वहां पर आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं करनी, क्योंकि पोजीशन आइसोमेरिज्म बन जाता है उस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन आपको यानी कि 1 2 आप फिक्स करके चलो, या फिर 2 3 आपको आपके ऊपर है, ठीक है। तो 1 2 फिक्स कर ली मैंने, तो यहाँ पर देखते हैं कितना बनता है, यहाँ 1 2 3। हमेशा ना कार्बन बॉन्ड की वैलेंसी पूरी करनी है, ठीक है। 4 बॉन्ड बनाता है तो आपको 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखो ये अल्केन्स हो गया आपके पास। अब यहाँ नेक्स्ट अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या मैं इसका ऐसे कुछ बना सकती हूँ, देखो यहाँ पर CH3 1 2 3 4 इसके बॉन्ड कंप्लीट हो गए, हाँ CH, तो यहाँ पे CH3। तो अब मुझे एक बताओ, पोजीशन तो सेम है मेरी बॉन्ड डबल बॉन्ड की, है ना। तो यहाँ पर अब मुझे बताओ क्या 4 कार्बन एटम्स में आपको नजर आ रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा ब्यूट 1 ठीक है। इसका नेम क्या होगा 1 2 3, ये क्या है आपके पास प्रिंसिपल चेन, तो इसको मैं लिख सकते हूँ ब्यूट, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं प्रोप, इसको अब हम क्या लिखेंगे, इसका नेम है 2 मिथाइल प्रोप 1 ठीक है। तो यानी कि देखो अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन लगाकर देखना है आपको, ठीक है ना। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हुआ C4, इसका कितना 3 4 5 6 7 8, यानी C4H8। आपको पता होगा कि अल्कीन्स के अंदर CnH2n से इसका हम निकालते हैं, स्टैंडर्ड है, ये आपको याद रखना है कि अल्कीन्स में हम इस तरीके से नाम निकालते हैं। जैसे मैंने C4 लिखा तो 4 2 8 C4H8, ठीक है, जनरल फॉर्मूला आपका ये, ओके। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा C4 1 2 3 4 C4H कितने जगह 3 + 3 6 7 8। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ ये दोनों आइसोमर्स फिजिबल हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर क्या है ना ब्यूट 1 और इसका नेम अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा चेन आइसोमेरिज्म का। लेकिन देखो अल्कीन से मैंने कहा था मिनिमम नंबर, अब मुझे यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ C एटम्स यानी कार्बन एटम्स मिनिमम लिखना है आपको, मिनिमम कितने होंगे दैट इज योर 4, यानी 4 ही चाहिए आपको अल्कीन्स में भी। अगर देखो अगर मैं 3 का करने लग जाऊं ना, अब इसका नाम लिखो CH3 1 2 3 4, ठीक है, ये पूरे बॉन्ड्स आपको कंप्लीट करने हैं इसके, ठीक है। अब देखो इसका नेम क्या लिख सकते हैं हम, आपको पता डबल बॉन्ड से ही नेमिंग शुरू होती है 1 2 3,
ये तो आपका क्या बन गया, prop 1 बन गया, यानी दोनों का नेम क्या है, prop 1 यानी नेमिंग भी सेम आ गई, अरेंजमेंट भी सेम आ गया, आपका फॉर्मूला भी सेम आ गया। तो यहाँ पर क्या चेन आइसोमेरिज्म फॉलो करेगा, नो। क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो यहाँ पर एक 3 मेंबर जो आपके पास 3 की ही चेन बन रही है, 3 कार्बन एटम की चेन बन रही है यहाँ पे भी, क्योंकि एक रेगुलर पैटर्न में बन रही है आपकी इस तरीके से। आप इसको यहाँ पर भी जोड़ के लिखो, चाहे आप यहाँ जोड़ के लिखो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ ब्रांचिंग नहीं बन रही है एक तरीके से, है ना। एक रेगुलर पैटर्न में आपकी कार्बन चेन, प्रिंसिपल चेन जो है वो 3 कार्बन एटम्स की ही बनती है। तो आपके लिए 3 वाला फिजिबल नहीं होगा चेन आइसोमेरिज्म के लिए, 4 वाला होगा, तो 3 में बनाकर मत आना, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अल्काइंस में पूछा है ना, हमने दोनों कर लिया, अब हम पढ़ेंगे अल्काइंस के लिए। फॉर अल्काइंस, अल्काइंस में देखो ध्यान से, अब पहले तो हमको वो बताती हूँ जो करते हैं, जो नहीं करते वो आपका बाद में आएगा। देखो ध्यान से, 1 2 3 4, ठीक है। क्वेश्चन ना फर्स्ट सेकंड पे लगाओ, क्योंकि ना हम मैं इसलिए लगा के दिखा रही हूँ आपको एग्जाम्पल में, क्योंकि मुझे पता है मिनिमम नंबर मेरे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ही मिलता है अगर वो चेन में है तो, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, कहीं पर भी रख सकते हो, आपको देखना आइसोमर के लिए। C3, अब यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी इसके बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, 4 बॉन्ड है ना, तो यही आपको देखना है बस, इसके अंदर यहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है। अब देखो इसका ये कौन से वाला आपके पास 4 कार्बन एटम का, ठीक है। तो अगर मैं इसी को इस तरीके से लिखना चाहूं तो ट्रिपल बॉन्ड तो एक जगह पे आएगा ही फिक्स, वही फिक्स है पोजीशन 1 2 पे। लेकिन अब की बार मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने पीछे किया था अल्केन्स और अल्केन्स में। तो मुझे एक बात बताओ, इस कार्बन एटम के 1 2 3 4 बॉन्ड तो कंप्लीट है, 5th वाला बॉन्ड यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 4 कार्बन एटम्स के अंदर मेरे पास अल्काइंस में चेन आइसोमेरिज्म फॉलो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ ब्रांचिंग अगर इस तरीके से कर दी ना, जैसे इसमें की हुई है, यहाँ पर तो कहते 4 बॉन्ड इजिली कंप्लीट हो रहे थे डबल बॉन्ड की वजह से, बट यहाँ पर 4 बॉन्ड कंप्लीट, आपके 5 बॉन्ड आ जाते हैं 4 की जगह, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यानी कि इसमें तो फिजिबल नहीं हुआ। अब देखते हैं 5 कार्बन एटम, क्या ये आपके पास 5 में फिजिबल है। अब इसका मतलब 4 में नहीं है तो 3 में तो होना ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। तो 1 2 3 4 5, अब मुझे 5 में देखना है, ठीक है। 1 2 3 इसके बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब यहाँ देखो CH3, यहाँ आ जाएगा आपके पास CH2, ठीक है। ये है 5 कार्बन एटम की चेन, ठीक है। चेन में आपके पास एक तो ये बन गया। दूसरा आइसोमर में क्या बना सकती हूँ, देखो, चाहे आप यहाँ सेकेंड नंबर पे लगा लो, चाहे आप यहाँ लगा लो, एक ही बात है वो। CH3, यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट है, इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है। अब देखो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 CH2 रख देना पे, ठीक है, 4 5, बैलेंस देख लेगा, कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इसका नाम नेम क्या होगा आपके पास, पेंट 1 आइन, आइन लगता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब इसका नेम देख लो, 1 2 3 4, 3 मिथाइल पेंट, सॉरी ब्यूट, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, या फिर ब्यूटाइन मिल सकते हो, सिंपल 1 भी लिखना चाहते हैं तो वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ब्यूटाइन अगर आपके पास फर्स्ट पोजीशन पर है तो सिंपल आप ब्यूटाइन भी लिख सकते हो, ठीक है, वो कोई मैंडेटरी नहीं है उस चीज के लिए। अब देखो यहाँ पर भी क्या है ना, ये भी 5 कार्बन एटम की चेन है, और जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्काइंस का CnH2n-2, ये होता है जनरल फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग देख लो, Cn कितना है 5, H2n कितना हो जाएगा 5 2 10 -2, 10 में से -2 कितना जाएगा आपका C5H8, ओके। तो अब यहाँ देख लो C5 है और H कितना देखो 3 4 5 6 7 8, और जनरल फॉर्मूला याद रखना सबका, वो आपका बेसिक 10th में आता है, 3 3 6 7 8, ठीक है। तो यानी कि सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है 5th कार्बन एटम में, 5 जो कार्बन एटम की चेन है। तो यानी मैं कह सकती हूँ इनकी नेमिंग देखो बिल्कुल अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे तो 5 वैलेंसी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी मैं लगा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि 4 कार्बन एटम्स में तो आपका क्या था, जहां पर 4 कार्बन एटम्स थे ना वहां पर तो फिजिबल नहीं हुआ जहां 4 कार्बन की चेन थी, लेकिन 5 कार्बन में आपका क्या हो गया,
चेन आइसोमेरिज्म फॉलो हो गया अल्काइंस की केस में। लेकिन मैंने अभी बोला है ट्रिपल डबल बॉन्ड की पोजीशन को फिक्स करके रखना है, अदरवाइज पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हो जाएगा साथ में, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है ना, तो आप क्या लिखोगे, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स इज, कितने होंगे आपके पास, 4 कार्बन एटम्स। इन केस ऑफ अल्कीन्स 4 कार्बन एटम्स, बट इन केस ऑफ अल्काइंस 5 कार्बन एटम्स मिनिमम चाहिए चेन आइसोमेरिज्म को शो करने के। तो ये आपको नॉलेज बेसिक होने जरूरी है। कई बार ये आपको बुक्स में नहीं दिया जाता, लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, सिंपली है, नाम ही रिप्रेजेंट करता है पोजीशन। मतलब ऐसे आइसोमर जो पोजीशन की वजह से जनरेट हो रहे हैं। पोजीशन मतलब डिफरेंट पोजीशन, क्योंकि चेन में क्या था, डिफरेंट चेन की वजह से, चेन अलग थी प्रिंसिपल चेन, यहाँ पर क्या डिफरेंट पोजीशन की वजह से जो आइसोमर्स क्रिएट हो रहे हैं, दैट इज योर पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब वो पोजीशन क्या होता है, पोजीशन होगी आपके डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। ये तीनों इसमें क्या आते हैं, पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मैंने द कंपाउंड्स विच हैव द सेम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम चेन, मतलब कार्बन एटम की चेन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि अगर कार्बन एटम की चेन में डिफरेंस आ गया तो वो चेन आइसोमेरिज्म में भी इंक्लूड हो जाएगा, तो वो फिक्स करके रखना है, ठीक है। कंपाउंड्स विच हैव द सेम स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन चेन बट डिफर ओनली इन द पोजिशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में कौन कौन से, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। मतलब डिफरेंस किस किस चीज का लिखना है, कहां कहां डिफरेंस आएगा, देखो ये जनरेट होगा, जनरेट ड्यू टू द डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड कौन सा होगा आपके पास, डबल या फिर ट्रिपल में से कोई भी, ठीक है, उसी को मल्टीपल बॉन्ड कहा जाता है। और फंक्शनल ग्रुप, आपको फंक्शनल ग्रुप का मतलब पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। आप देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैंने बोल दिया, आप वैलेंसी कई बार ना नहीं कंप्लीट हो पाते, कई बार कंप्लीट कर लिया करो, ठीक है ना। जैसे मैंने ये बोल दिया, सिंपल है ये तो बिल्कुल। अब इसमें क्या नाम लिखोगे, इसकी वैलेंसी आप कंप्लीट कर लो, इसका नाम बताओ सारे, इसका नाम अपनी कॉपीज में राइट करो। अब देखो यहाँ पे इसका नेम होगा 1 2 3 4, ठीक है। इसका नेम होगा ब्यूट 1 इन या फिर ब्यूटीन सिंपल, ठीक है। इसका नेम क्या होगा, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। देखो यहाँ पर इनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, जब आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिखी तो इसके पार्ट है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही मिलने वाला है। क्या मिलेगा, C4H कितना है, 3 4 5 6 7 8, C4H8, सिंपल है ना। तो वो तो हर बार लिखना आपको कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इनका सेम रहने वाला है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, इनकी पोजीशन में डिफरेंस है। मतलब पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड हेयर, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर 2 पोजीशन पे, डबल बॉन्ड यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे। एक बात ध्यान रखना, मिनिमम नंबर दिया जाता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड को। मतलब यहाँ डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में, लेकिन मिनिमम नंबर सेकंड देना है। क्यों, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे मिनिमम नंबर पर, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे, फाइन, क्योंकि फर्स्ट सेकंड पे तो फर्स्ट नंबर मिनिमम है, तो ब्यूट इन लिखो या फिर ब्यूट 1 इन लिखो, फाइन। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म क्रिएट हो रहा है। अब देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ये फर्स्ट एग्जांपल था आपके पास, सेकंड एग्जांपल, यहाँ पर क्या है ना, बेंजीन रिंग है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, पोजीशन डिफरेंस करनी है आपको, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 1 3 1 4। अब देखो यहाँ पर ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ना आपके पास, सब्स्टिट्यूएंट लगा लो, ग्रुप्स लगा लो। ये जो ग्रुप्स हैं इनकी पोजीशन देखो, यहाँ 1 2 पर है, यहाँ 1 3 पर है, यहाँ 1 4 पर है, ठीक है। बाकी तो कोई अरेंजमेंट में चेंज है नहीं, एज इट इज बेंजीन रिंग तो वही है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस किस चीज का होगा, दोनों ब्रोमीन का, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे,
फर्स्ट थर्ड पे और फर्स्ट फोर पे, यानी कि ये वाले कौन से आइसोमर्स, इनको ऑर्थो भी बोलते हैं। दिस इज मेटा एंड दिस इज योर पैरा, ठीक है। 1 to ऑर्थो, 1 to मेटा एंड 1 to 1 4 पैरा, इसलिए बोलते हैं ना कि ये इन आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्थो आइसोमर इज मोर स्टेबल, आप कई बार कहते हैं ना पैरा आइसोमर इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, देन दैट ऑफ द ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो में तो रिपल्शन क्रिएट होती है। तो सिंपल सी बात है, वैसे मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको ये, लेकिन आपको ऑर्थो पैरा आइसोमर्स लिखा हुआ मिलता है, तो एक्चुअल में वो क्या है, पोजिशन आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल एक, यहाँ पर एक और देख लेते हैं, एक मैंने लिख लिया ये, यहाँ पर देखो 1 2 3। अब मुझे पता था ना अल्केन के अंदर मिनिमम नंबर कितने चाहिए, मुझे 3 कार्बन आइटम चाहिए होते हैं। अब देखो इसका नेम क्या है, प्रोपेन 1 ओल, और यहाँ पर लिखेंगे प्रोपेन 2 ओल। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने ई नहीं लगाया, प्रोपेन, एक्चुअल में जो आपके पास प्रिंसिपल चेन का नाम है यहाँ पे प्रोपेन है, लेकिन मैंने यहाँ पे ई को ओमिट कर दिया है, डिलीट कर दिया। क्यों किया, यहाँ से हटाया, क्यों रिमूव क्यों किया ई को, क्योंकि यहाँ पर ओ है। जब आपके पास जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप होता है ना बेटा, फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो आपके पास फर्स्ट वर्ड अगर वॉवल आ जाता है, यानी ए ई आई ओ यू, तो वहां से आप क्या, वहां से उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल चेन का जो नेम में ई आना चाहिए, चाहे वो वाई आई एन ई होता है, ई एन ई या फिर ए एन ई, मतलब अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइंस में ई तो आता है लास्ट में, तो लेकिन हम उसको ओमिट कर देते हैं, वहां से रिमूव कर देते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वोवल इन दी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के नेम में अगर वोवल आता है तो यहाँ पर ई को नहीं लगाया जाता, जैसे यहाँ पर भी मैंने ई को नहीं लगाया, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा, यहाँ पर सिर्फ आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप में ध्यान रखना है। और एक चीज और बता देती हूँ, अगर जैसे मान लो इसी में आपको करना है, इसको यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दोगे तो नेम क्या आ जाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दोगे, ठीक है, तो ब्यूट 2 आइन ब्यूट 1 आइन, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब देखो यहाँ पर सिंपल से क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, हमने यही पढ़ा अब तक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम मिलेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे इस बार, क्योंकि फंक्शनल आइसोमर्स, मतलब ऐसे आइसोमर्स जो जनरेट हो रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से, मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से, ठीक है। तो देखो अब इसको ना सिंपल से याद करने की चीजें हैं, क्योंकि आपको ना कई बार सीबीएसई में तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव होता है आपका पेपर, तो उस टाइम पे कैसे ध्यान रखोगे, देखो ध्यान से, आपके पास ना जो 12th क्लास में सारे चैप्टर्स आते हैं ना, अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स, आप पढ़ते हो ना, अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स पढ़ते हो, तो यानी कि अल्कोहल्स और ईथर्स ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात आप पढ़ते हो कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स, है ना, ये नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, पूरा नाम ये आता है उसमें, तो वो भी क्या एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स, मतलब आपको चैप्टर का नाम ही याद रखना है, उसी तरीके से आप इजीली याद रख सकते हो इनको। नेक्स्ट क्या है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यही पढ़ते हो, तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आ गए आपके पास, सिंपल। तो यानी कि 3 याद रख लेना मेन, कौन कौन से, एक तो देखो एल्डिहाइड, मतलब चैप्टर्स के नेम ही हैं, वही आपको एग्जांपल लिख के आने हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जैसे अगर मैं बात करूं CH3 CH2 CHO, ठीक है, और एक मैं बोलूं CH3CO, देखो कार्बन आइटम थोड़ा सेम ही रखना, क्योंकि कार्बन आइटम तो सेम ही बनेंगे, बस वहाँ फंक्शनल ग्रुप ही अलग है। यहाँ देखो ये वाला जो ग्रुप होता है ना, इसको इस तरीके से ओपन करके लिखते हैं, दिस इज योर एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, एंड दिस इज योर CO कीटोन ग्रुप। ये हमेशा ही 2 R अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट होता है, जैसे ये है आपका, ठीक है, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये वाला एक R ग्रुप से होता है और एक H के साथ, मतलब दिस कार्बन इज अटैच विद 1 अल्काइल ग्रुप, कोई भी हो सकता है आपका चेन में, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर दोनों ही R ग्रुप से आपका अटैच होता है कार्बन, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसका नेमिंग क्या होगा, देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप से ही नेमिंग स्टार्ट की जाती है, मतलब या तो स्टार्ट होती है या फिर अगर कहीं बीच में प्रेजेंट आपका इन द मिड में, तो वहां पर आप उसको मिनिमम नंबर देते हो, ठीक है, प्रायोरिटी में। तो कैसे लिखोगे इसको, प्रोपेन,
अब मैंने वही बताया था, वही कंसेप्ट यूज करो। यहाँ ई नहीं लगता, क्यों? यहाँ पर वॉवल है ई, ठीक है, प्रोपेनल, या फिर इसको आप सीधा लिख सकते हो प्रोपेनल, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पर 1 2 3 मिनिमम नंबर यहाँ से करो, यहाँ से करो, एक ही बात है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? प्रोप, ठीक है, प्रोप इन टू 1, क्योंकि इसके लिए जो आपके पास सफिक्स आता है बाद में, जो ये सफिक्स होता है ना, प्रीफिक्स होता है आगे लिखता है, सफिक्स बाद में, जो सफिक्स यूज होता है वो 1 यूज होता है, ONE फॉर द कीटोन्स, एंड फॉर एल्डिहाइड्स आपके पास सफिक्स जो यूज होता है वो दैट इज योर AL, ठीक है। दिस इज प्रोपेनल, दिस इज प्रोपेन 2-1। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। देखो कैसे फंक्शनल आइसोमर्स हैं, कैसे हैं देखो, यहाँ पर फॉर्मूला लिखो C3, फॉर्मूला लिख के देखा करो, पता चल जाएगा 3 4 5 6 H6 एक O, ठीक है। सिमिलरली इसका देखो C3H6O, ठीक है। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर सेकंड एग्जांपल। मैंने अभी बोला आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, क्योंकि आपके पास ये चैप्टर का ही नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। आप देखो एक बात ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आपके पास फंक्शनल ग्रुप ये वाला होता है COOH, ये जो होता है इस तरीके से 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पूरा कंप्लीट। यहाँ पर ये कार्बन चेन से कनेक्ट होता है, आज देती हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पर ये एस्टर क्या होता है, RCOOR, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये 2 लोन पेयर होते हैं O के ऊपर, ठीक है। तो ये भी किस तरीके से होता है आपके पास, ये सेम भी हो सकता है, ठीक है, या डिफरेंट भी हो सकता है R ग्रुप। तो इसको मैं अलग लिख देती हूँ एक बार के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं कोई एग्जाम्पल जैसे लिखूं, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बट उसका ना कार्बन चेन वगैरह सेम रख देना, ठीक है, रखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ उसको ये देखो कि आपने कार्बन एटम्स को सेम रखना है, COOCH3, ठीक है। अब यहाँ देखो दिस इज योर 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, या फिर सिंपल लिख दो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। O आ गया तो ई यहाँ से ओमिट कर देना है, मतलब रिमूव करना आपको। यहाँ पर देखो इसका कैसे लिखा जाता है, अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, मिथाइल, ठीक है। देखो अब ध्यान से, जो कार्बन एटम C के साथ कनेक्ट है COO, ये पूरा है ना, तो इसके लिए OH वर्ड यूज किया जाता है, तो इसको लिखेंगे, और 2 कार्बन है तो इथेन आ जाएगा, इथेन 1। अब देखो यहाँ पर दिस इज 1 दिस इज 2, ठीक है। जो आपके पास मेन ग्रुप है ना उसको 1 नेम दे दिया मैंने, तो 1 पर मिथाइल है, इथेन OH लिख दो सिंपल, या फिर 1OH लिख लो, ठीक है, इथेनोएट। यहाँ पर E नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे O है ना मेन ग्रुप में, तो इसलिए नहीं आएगा। 1 मिथाइल इथेनॉल, जितने कार्बन आइटम की चेन है उसके हिसाब से, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के देखो, C3H345 C3H6O2, ठीक है। अब इसका देखो C3H6O2, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैं कह सकती हूँ कि फंक्शनल ग्रुप तो अलग हो गए, मतलब एक तो एस्टर COO और यहाँ पर एक COOH, ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक। तो यानी कि ये दोनों क्या है आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लिख लो अल्कोहल्स एंड ईथर्स में कैसे हुआ रिप्रेजेंट, देखो अल्कोहल एंड ईथर्स में ऐसे बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। तो आप अगर जैसे खुदेगा वैसे आपको बताना है, ठीक है। अल्कोहल्स एंड ईथर्स, देखो यहाँ पर अल्कोहल में तो सिंपल है, आपके पास कोई भी कार्बन एटम की चेन ले लो, ठीक है। और ईथर में क्या होता है, अल्कोहल में तो OH ग्रुप आता है, ईथर्स में क्या आता है ROR। ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, RR। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूं CH3 CH2O CH3, ठीक है, इस तरीके से लिख देती हूँ। अब देखो यहाँ पर
इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो लार्जर चेन कौन सी है, ये वाली है, तो ये मेन चेन होगी, ये सिंपल होगा जो आपके पास साइड ग्रुप के हिसाब से आएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, 1 2 3, इसको हम लिखेंगे प्रोपेनॉल, ये मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, देख लो आप अब, ठीक है। इसको लिखेंगे 1 मिथॉक्सी, इसी तरीके से लिखा जाता है इसको, 1 मिथॉक्सी इथेन, ठीक है, दिस इज योर नेम। अब देखो यहाँ पर ROR यानी एक R ग्रुप है मिथाइल ग्रुप CH3, एक R ग्रुप है आपके पास CH3 CH2 यानी इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो आप इसको किसी तरीके से भी लिख सकते हो। अगर मैं बोलूं इस तरीके से तो यहाँ पर ROR ये वाला हो जाएगा, ठीक है, CH3 CH2, इसका नाम है इथेनॉल, ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल है 1 मिथॉक्सी मीथेन, ऐसे लिख दो मिथॉक्सी मीथेन, कई बार 1 को लिखा नहीं जाता पर आप लिख भी सकते हो, ठीक है, 1 मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है, इस तरीके से याद रहेगा। या फिर कई बार ना इसको कॉमन नेम मिलते हैं डाई मिथाइल ईथर भी लिख देते हैं, ठीक है, वो तो आपको जब नेमिंग करते हो तब आपको पता होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट आपके पास आता है, पूछ लिया जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स, उसमें क्या होगा, देखो वैसे तो ये है तो NH2 ग्रुप का ही, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, जब आप प्राइमरी ग्रुप लिखते हो, दिस इज योर प्राइमरी, दिस इज योर सेकेंडरी एंड दिस इज योर टर्शियरी, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी और टर्शियरी ये तीनों फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं आपस में, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। ये बस समझना कि नाइट्रोजन है तीनों में तो सेम है, पोजीशन अलग अलग हुई नहीं। देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जब भी ये चीजें आती हैं तो वहां पर क्या होता है ना, अमीन्स के केस में आपको ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं बोलूँ, मैंने ये लिख दिया इस तरीके से, एक मैंने लिख दिया, ठीक है, और एक लिख दिया, ठीक है, दिस इज योर CH3 CH3 CH3, ठीक है, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, ये जो आपके पास प्राइमरी अमीन है, दिस इज योर सेकेंडरी अमीन एंड दिस इज योर टर्शियरी अमीन, तो ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसका नेम क्या होगा, प्रोपेन अमाइन, क्योंकि 3 है ना, तो 1 2 3 प्रोपेन, ई नहीं लगाऊंगी, क्यों, क्योंकि अमीन में ए आता है जो वोवल है आपके पास, प्रोपेन अमीन। यहाँ पर क्या होता है देखो, अब यहाँ पर क्या देखना है तुमको, एन जिससे कनेक्ट है आपका मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट होगा एन मिथाइल, आगे क्या आएगा, इथेन अमीन, इथेन अमीन, इसमें क्या होगा एन एन एन, यहाँ पर दो आपके पास 2 एन आएंगे, एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल, मतलब 2 बार एन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखो आप पोजीशन ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ना, 1 1 या 2 2 पे रिप्रेजेंट करो इस तरीके से, एन एन डाई मिथाइल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ही कार्बन है तो मिथेन अमीन, मिथेन अमीन, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन अमाइन, ठीक है। इसका क्या होगा, एन मिथाइल इथेन अमाइन, इसका क्या होगा एन एन, क्योंकि 2 बार सब्स्टिट्यूएंट लगा ना आपके पास, इसका नेम इसका अलग है इसका अलग है, तो एन मिथाइल यानी एन एन डाई मिथाइल बोलेंगे हम इसको, दिस इज योर मिथेन अमाइन, ठीक है, मिथेन अमाइन। तो आपको समझ में आ रही होगी चीजें। अब देखो नेक्स्ट आपके पास मेटामेरिज्म, ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट टाइम जो है हम अपना टोटोमेरिज्म को स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी में, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो जो मेटामेरिज्म होता है ना, मेटामर्स भी बोलते हैं इसको, आइसोमर्स को मेटामर्स कहा जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना, ये क्यों होता है, मेटामर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक फंक्शनल ग्रुप होगा
उसके दोनों तरफ जो कार्बन एटम की चेन होगी ना उसमें डिफरेंस होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। देखते हैं कैसे। अब जैसे मैंने बोल दिया O S N C O। बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप्स आपको मिलेंगे, जहां पर भी मिल गए ना, कई बार क्वेश्चन से पूछे जाता है, अगर इनके बोथ मतलब इस तरफ और इस तरफ जो कार्बन एटम्स की चेन होगी उनमें डिफरेंस होगा, अलग अलग होंगे, तो वो आपके मेटामर्स में आते हैं। दिस इज योर फॉर ईथर्स, दिस इज फॉर योर थायो ईथर्स, दिस इज फॉर योर अमीन्स, जब मैं पढ़ा सेकेंडरी अमीन, दिस इज फॉर योर टोन्स के लिए यूज होता है, ठीक है, कार्बन के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, जैसे मैं बोलूं ये तो आपके पास सिंपल ही हो जाएगा CH2O CH3, या फिर आप लिखोगे इसको CH3 CH2 CH3, या फिर आप लिखते हो CH2O CH3, ठीक है। इन दोनों को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन से पूछा जाता है। देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो पहले इसका, C4H10O, इसका देखो C4H10O, इसका भी C4 है, 3 3 6 7 8 एंड 10 H10O, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है तीनों का। इसका नेमिंग क्या क्या हुआ देखो, यहाँ पर क्या, इथॉक्सी इथेन, ठीक है, इथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, और यहाँ पर क्या होगा ना, मिथॉक्सी, क्योंकि लॉन्ग चेन ही देखी जाती है और बाकी जो होता है वैसे सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा, ठीक है। मिथॉक्सी, सॉरी आप इसको क्या लिखोगे, मिथॉक्सी कहां पर आएगा, 2 पोजीशन पर है, 2 मिथॉक्सी, और ये वाला क्या चेंज हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट से मैंने लिख दिया, यहाँ पर तो सिंपल है, यहाँ पर लिखोगे क्योंकि ये कार्बन चेन होगी तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, और ये वाला आपके पास होगा 1 इथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो यानी कि ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा, मेटामरिज्म, मतलब मेटामर्स होंगे तीनों के तीनों, यानी 2 नहीं 3 है यहाँ पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लिख सकते, अगर मैं इसी तरीके से सारों को आप ऐसे ही कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो CO लिख दिया, यहाँ पर आप सिंपल सी बात है 1 2 5, तो सिंपल से आप इसका नेम भी लिख, तो क्या लिखोगे, पेंटेन 3 1, ये नेम हो गया। नेक्स्ट नेम आप क्या ले सकते हो इसका, देखो यहाँ पर CH2 CO CH3, इसके लिख लेना पेंटेन 2 1, यानी 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखो नेक्स्ट आपके पास CH3 देखो सब में मैंने ऐसे लिख लो, नेमिंग उसी के करो। इसको मिलेगा, तो इसको लिखोगे 3 4, यानी 3 मिथाइल है 2 ठीक है। तो इनके नेमिंग देख लो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप देखोगे 2 3 4 5 H C10 H10 O, ठीक है। तो सब में यही आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहने वाला, चेक कर लेना। और आपके पास जो नेमिंग है इस अकॉर्डिंग नेमिंग लिखना जरूरी होता है, क्योंकि देखो नहीं तो मार्क्स आपके कटने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो नेमिंग ध्यान रखना। अब आपको सिंपल है, ये तो आपको पता चल गया। क्या है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो होगा ना आपके पास, वो अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स होंगे। जैसे देखो इसमें क्या आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल मतलब सेम है इस तरफ, लेकिन इस वाले आइसोमर में क्या हो गया, 1 अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसमें देखो 1 अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे 3 की अलग है लेकिन चेन है, यहाँ पर 3 सेम थे, लीनियर चेन में थे। यहाँ पे 3 कार्बन एटम आपके पास क्या है, एक तरीके से ब्रांचिंग में है, मतलब कह सकते हो ये वाला जो है वो इस तरीके से है, इस तरीके से है ना, इस तरीके से कनेक्शन है कुछ, तो यानी कि ये ब्रांचिंग में हो गया। तो आप कह सकते हो यहाँ पर ये वाला आइसो ग्रुप है, यहाँ 1 अल्काइल है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मतलब ग्रुप्स डिफरेंट, मतलब दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हैं। किसके अलोंग, इस ग्रुप के इधर साइड, मतलब दोनों तरफ क्या है, अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हैं एक फंक्शनल ग्रुप के, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला ध्यान रख लेना। मेटामेरिज्म में सेम यही है, O की जगह यहाँ S लिख लेना, NH लिख लेना, तो सेम इनके पैटर्न्स बन जाएंगे आपके पास, ठीक है। आप किसी भी तरीके से दे सकते हो, 6 कार्बन एटम का दे सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टोटोमरिज्म के बारे में, जो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी आ जाता है। अगर मैं आपका अभी कराऊंगी तो वो आपका हाफ ही हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटोमरिज्म और बैलेंस्ड आइसोमरिज्म के बारे में डिटेल में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो और आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर क्लियरिटी बनी होगी। फिर भी आपको लगता है कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक बच्चों को थोड़ी डिफिकल्ट फील होती है, बट एक्चुअली ये बहुत इजी है। जब आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में कर लाते हो तो आपके लिए बहुत ईजी बन जाती है। मेन क्या है, फोकस करना है आपको कंसेप्ट के ऊपर। धीरे धीरे कंसेप्ट को रटना नहीं है, कुछ भी रटने के लिए कोई चीज़ नहीं होती है। केमिस्ट्री में बहुत कम चीज़ें जो रटनी होती हैं, ज़्यादातर चीज़ें समझ के की जाती हैं, या फिर अगर आप वो ट्रिक से भी रट लेते तो भी आपका काम बन जाता है, लेकिन ज़्यादा चीज़ें आपको समझनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।